नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो अप बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने पर्णहरित अणु की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की प्रकृति। हाँ भी, जो सूरज का प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। किनके रूप में गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। सूरज का प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इन तरंगों की क्रमागत दो सरंगों, जैसे ये एक तरंग है, इन तरंगों की क्रमागत दो सरंग, ये वाले हिस्से तो क्या कहलाते हैं? सरंग कहलाते हैं, और ये वाले क्या कहलाते हैं? गर्त कहलाते हैं। यानी क्रमागत दो सरंग या फिर दो गर्त, इनके बीच की जो दूरी है इनको तो अपन क्या बोलते हैं? सरंग, और इनको गर्त। तो क्या कह रहा है कि भाई तरंगों के क्रमागत दो सरंगों, दो सरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसको अपन लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग की ऊर्जा, जो तरंग की ऊर्जा होती है, तरंग की ऊर्जा वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग की जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब लैम्डा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, लैम्डा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जितना अधिक होता है, तरंग की जो ऊर्जा है उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्यमान भाग को अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के दिखाई देने वाले भाग को, दृश्यमान भाग को हम प्रकाश कहते हैं, या दृश्यमान वर्णक्रम, दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम कहा जाता है। इस दृश्यमान वर्णक्रम की जो परास होती है वो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है। जो दृश्यमान वर्णक्रम है, जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है। अब ये जो दृश्यमान वर्णक्रम है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। सूरज का प्रकाश कितने रंगों से मिलके बना है? 7 रंगों, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विबज्योर, यानी VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अब इन 7 रंगों में से जो वॉयलेट है या बैंगनी जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसका लैम्डा मान है वो सबसे कम होता है, अर्थात लैम्डा का इसका मान की बात करें तो 390 नैनोमीटर से और 430 नैनोमीटर के बीच वॉयलेट या बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। जबकि लाल जो प्रकाश है, ये जो रेड
प्रकाश है, लाल प्रकाश, इस लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और इस तरंग दैर्घ्य का मान 660 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। 780 नैनोमीटर तक होता है। अब बात आती है कि भाई लाल रंग के जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो क्षेत्र है, यानी इससे भी ऊपर वाला क्षेत्र 780 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम अवरक्त या जिनको अपन इंफ्रारेड बोलते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अवरक्त क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप कहोगे लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र को अवरक्त क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा इंफ्रारेड क्षेत्र हो गया, 780 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, और 390 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के, ये तो अधिक का हो गया। अब इससे 390 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है उसे हम अल्ट्रावायलेट यूवी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र या पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी क्षेत्र। अब सीधा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पराबैंगनी क्षेत्र और इंफ्रारेड क्षेत्र क्या है, तो आप क्या कहोगे? वॉयलेट या बैंगनी प्रकाश से कम तरंग दैर्घ्य के जो प्रकाश होता है उसको हम यूवी क्षेत्र, और लाल प्रकाश से अधिक तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है उस क्षेत्र को इंफ्रारेड क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश की विकिरणों के अंदर ऊर्जा के कण पाए जाते हैं। जो प्रकाश है इनकी जो विकिरण होते हैं उन विकिरणों में ऊर्जा के कण पाए जाते हैं। इन ऊर्जा कणों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहते हैं। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उस निहित ऊर्जा को क्वांटम कहा जाता है। प्रकाश विकिरणों के अंदर ऊर्जा के कण पाए जाते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं, और इन ऊर्जा कणों में निहित जो ऊर्जा है उसे क्वांटम कहा जाता है। हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 के CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु, अगर आपसे कोई पूछ ले प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता होती है, तो आप क्या कहोगे? CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। कितने फोटोन चाहिए? 8 फोटोन चाहिए। वो 8 फोटोन CO2 के एक अणु का अपचयन कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नीले व लाल प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है नीले व लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है, जबकि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो 0 होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कैसे प्रकाश में? हरे प्रकाश में। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।
प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हाँ जी, जो अभी तक के जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम संक्षिप्त तरीके से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसका जैसे पहला बिंदु टाइप में अपन समझेंगे। पहला जैसे बिंदु की बात करें कि सबसे पहले पर्णहरित एवं सहायक अणुओं द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है भाई, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। किन के द्वारा, पर्णहरित व सहायक अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, जिसका उपयोग, इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किस में होगा, जल के प्रकाशिक विघटन में। जल के प्रकाशिक विघटन में इस प्रकाश ऊर्जा को काम में लिया जाता है। और जल का जब विघटन होता है तो क्या बनते हैं, O2 निकलती है, साथ में H+ बनते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जल का जब विघटन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फर्स्ट बिंदु अपन ने पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा, पर्णहरित अणुओं व सहायक अणुओं द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक विघटन में होगा। प्रकाशिक विघटन से यानी H2O के विघटन से ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। सेकंड बिंदु, हाँ भाई, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी ये जो प्रकाशिक विघटन, जल के प्रकाशिक विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए अंत में, ग्राहियों से गुजरते हुए अंत में किसका निर्माण करते हैं भाई, ATP का व NADPH+ का निर्माण करते हैं। जल के प्रकाशिक विघटन से निकले इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए अंत में ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसके रूप में, ATP के रूप में और NADPH+ के रूप में। तीसरी बात, इन ऊर्जा युक्त अणु कौन कौन से, ATP व NADPH+ के द्वारा इन ऊर्जा अणुओं का उपयोग किस में किया जाएगा भाई, CO2 के अपचयन में होता है। CO2 के अपचयन में होता है, CO2 के अपचयन में होता है और क्या बनती है, शर्करा बनती है। क्या बनती है, शर्करा बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण और अपचयन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसके अंदर जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण व CO2 का शर्करा में अपचयन होता है। यानी जल का तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, शुरुआत में अपन ने देख लिया था। जल का तो क्या होता है, H2O का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या जिसको अपन उपोपचय अभिक्रिया भी बोलते हैं, उपोपचय अभिक्रिया होती है। कौन, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसको 2 चरणों में बांटा जाता है। कितने चरणों में बांटा जाता है? 2 चरणों में। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन ने क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को 2 भागों में बांटा था, एक तो लाइट रिएक्शन में और एक डार्क रिएक्शन में। तो अपन पहले लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो चरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए लाइट जरूरी है। लाइट रिएक्शन के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं और NADPH+ का निर्माण होता है। यह क्रिया हरित लवक के कौन से भाग? ग्रेना भाग में संपन्न होती है। देखिए भाई, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये अपन अगर ऐसे कहें कि भाई दिन के अंदर ही पूरी हो जाती है, ये केवल दिन में, ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन और रात दोनों में जाकर के पूर्ण होती है। दिन के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और रात में डार्क रिएक्शन होती है। दिन के अंदर जल का प्रकाशिक विघटन होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए किसका निर्माण करते हैं? ATP NADPH+ का निर्माण करते हैं। और यह क्रिया कहाँ पे होती है? हरित लवक के कौन से भाग में? ग्रेना या ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, इसका सेकंड चरण है। कौन सा चरण है? सेकंड चरण है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसमें लाइट जरूरी नहीं है। यानी ये कब होगी? अप्रकाशिक अभिक्रियाएं अंधेरे में संपन्न होती हैं, इसलिए इनको अपन ने डार्क रिएक्शन या इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। जो कब संपन्न होती है? रात्रि के समय या अंधेरे के समय। इसमें ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा? प्रकाश अभिक्रिया से बने ATP व NADPH+ का उपयोग होगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन से बने ATP व NADPH+ का उपयोग किस में होता है? CO2 के अपचयन में होता है। CO2 का किस में होता है? अपचयन में होता है। यह क्रिया कहाँ पे होती है? हरित लवक के कौन से भाग में? पहले भी आ चुका, स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। हाँ भाई, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है वो एक क्रिया है के द्वारा, मतलब अपन प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ये 2 क्रियाओं से मिलकर के एक PS संपन्न होता है। यानी PS है, उस PS के अंदर 2 अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं, तभी जाकर के फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन कहलाती है। फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया को हम प्रकाशिक अभिक्रिया व दूसरी को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ध्यान रखना प्रकाश से प्रभावित होगी, और अप्रकाशिक अभिक्रिया रात्रि के समय प्रकाश तो होगा नहीं, तो ये तापमान से प्रभावित होती है। डार्क रिएक्शन किससे प्रभावित होती हैं?
तापमान से। प्रकाशिक अभिक्रिया किससे प्रभावित होती हैं? प्रकाश से। प्रकाशिक अभिक्रियाओं का तापमान गुणांक, इन प्रकाशिक अभिक्रियाएं, इनका तापमान गुणांक जिसको अपन Q10 से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे Q10 से। प्रकाशिक अभिक्रियाओं का तापमान गुणांक लगभग कितना होता है? 1 होता है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का तापमान जो गुणांक है वो Q10 का मान 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यानी 3 हो सकता है। Q10 का मान 2 या 3 होता है। किसके लिए? अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया का Q10 मान या तापमान गुणांक कितना होता है? 1 होता है, और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का तापमान गुणांक 2 या 3 होता है, क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं तापमान से प्रभावित हो रही हैं, ये प्रकाश से प्रभावित होती हैं। अब हम प्रकाशिक अभिक्रियाओं को विस्तार से पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन, हाँ भाई, इन अभिक्रियाओं को, किनको? लाइट रिएक्शन को। प्रकाशिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कुछ चरण हैं। उन चरणों के द्वारा लाइट रिएक्शन को अपन समझते हैं। जैसे पहला चरण आता है प्रकाश का अवशोषण एवं परणहरित अणु का उत्तेजित होना। प्रकाश का अवशोषण एवं परणहरित अणु का उत्तेजित होना। हाँ भाई, देखिए लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है? प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, अर्थात लाइट रिएक्शन में उत्तेजित परणहरित अणु में संचित ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक विघटन में होगा। क्या करेंगे? जो प्रकाश है, इस प्रकाश ऊर्जा को हरित लवक है वो अवशोषित करेगा। अवशोषित करके परणहरित के अणु हैं, ये क्लोरोफिल के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे। और उत्तेजित जो अणु हैं उनके अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी ऊर्जा अब क्या है उनके अंदर? भाई विद्यमान है, प्रकाश ऊर्जा उनके अंदर स्टोर हो गई। यानी उत्तेजित परणहरित अणु में संचित ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? जल के प्रकाशिक विघटन में। किस में होगा? H2O के प्रकाशिक विघटन में होगा। प्रकाशिक विघटन में होता है, जिससे क्या निकलती है? O2 का निष्कासन होता है। अब ये जो O2 निकली है, इस O2 के कुछ भाग का उपयोग तो पौधे किस में कर लेते हैं? श्वसन में। कुछ भाग का उपयोग तो पौधे किस में कर लेंगे? श्वसन के रूप में उपयोग में ले लेंगे। तथा शेष को क्या किया जाएगा? शेष को वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। शेष को कहाँ पे छोड़ दिया जाता है? वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया के अंदर मैग्नीज व क्लोराइड आयन Mn और क्लोराइड Mn2+ और क्लोराइड आयन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस क्रिया में? हरित क्लोरोफिल के अणु के उत्तेजन में, H2 के प्रकाशिक विघटन में, और जो निकली है ऊर्जा,
जो ऑक्सीजन निकली है इस क्रिया के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? मैग्नीज और क्लोराइड आयन। इसको अभिक्रिया से ऐसे दर्शा सकते हैं 2H2O। यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाशिक अपघटन हुआ। किसका? जल का। कौन काम आए? Mn2+ और Cl- आयन काम में आए। Mn2+ व Cl- आयन काम में आए। 4H+ बने, 4 इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन का एक अणु निकल गया। ऑक्सीजन का एक अणु निकल गया। यानी सबसे पहले क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, पर्णहरित के अणु उत्तेजित होंगे और उत्तेजित पर्णहरित अणुओं के द्वारा जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब जो ऑक्सीजन निकलेगी इसमें कुछ ऑक्सीजन का उपयोग तो पौधे श्वसन क्रिया में कर लेंगे और कुछ जो शेष बच गई ऑक्सीजन उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए क्या बनाते हैं? ATP व NADPH+ का निर्माण करते हैं। तो अपना अगला बिंदु आ जाता है कि NADPH+ का निर्माण। हाँ भाई, जल के प्रकाशिक विघटन से। किससे? जल के प्रकाशिक विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए किसका निर्माण करते हैं? NADPH+ का निर्माण करते हैं। जो NADPH+ है ये थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह पे बनता है। कहाँ बनता है? थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह पे। थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह के ऊपर कौन बनता है? NADPH+ बनता है। जब जल का प्रकाशिक विघटन होता है तो प्रकाशिक विघटन से क्या निकले थे? इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन निकले थे। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये NADP के साथ जुड़ जाते हैं। किसके साथ जुड़ जाते हैं? NADP के साथ। और NADP के साथ जुड़ करके NADPH+H+ का निर्माण करते हैं। NADPH+H+ का निर्माण करते हैं। यानी थाइलेकोइड NADPH+H+ कहाँ बनता है? थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह पे। जल के प्रकाशिक विघटन से निकले जो H+ आयन हैं वो NADP के साथ जुड़ करके NADPH+H+ का निर्माण करते हैं। जल के दो अणुओं के प्रकाशिक विघटन से, जल के अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी थी ऐसे 2H2O 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो जल के दो अणुओं के प्रकाशिक विघटन से कितने H+ निकलते हैं? 4 H+ आयन या हाइड्रोजन आयन बनते हैं। जो कितने? यानी 2 NADP और ये 4 हाइड्रोजन आयन, 2 NADP को 2 NADPH+ में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब है जल के दो अणुओं के प्रकाशिक विघटन से 4 हाइड्रोजन आयन बने जो 2 NADPH+ का निर्माण करते हैं। ये 2 NADPH+ एक अणु CO2 के अपचयन हेतु आवश्यक है। ये दो हैं, ये एक CO2 अणु का अपचयन कर देते हैं।
ये एक CO2 अणु का अपचयन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, हाँ जी, जल के प्रकाशिक विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जल के प्रकाशिक विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए क्या करते हैं, एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर जब जल का प्रकाशिक विघटन होता है, उस समय जो H+ आयन निकलते हैं वो तो NADP H+ के साथ जुड़कर, NADP के साथ जुड़ करके NADP H+ का निर्माण करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकले ये ADP के साथ जुड़ करके ATP का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। आप क्या कहोगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर कैसे दोगे कि भाई जल के प्रकाशिक विघटन से निकले इलेक्ट्रॉन, जल के प्रकाशिक विघटन से निकले इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। हाँ भाई, ये NADP, अगर इसका पूरा नाम आपको कोई पूछे, या ADP, ATP, इनका तो आप बता ही दोगे। NADP का क्या होता है, निकोटिनेमाइड, ये पहले भी आ चुका है। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और वो H+ है, ये हाइड्रोजन आयन है। NADP का पूरा नाम क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ADP का ये एडोसिन डाई फास्फेट और ये एडोसिन ट्राई फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो NADP H+ बन गए, ATP बन गए। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है लाल पतन इमर्शन प्रभाव। पहले अपन लाल पतन को देखते हैं। लाल पतन, रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप। लाल पतन क्या है? दो वैज्ञानिक हुए, एक इमर्सन और इनके साथ जो काम कर रहे थे, इमर्सन एवं, ऐसे लिख दें, साथियों के द्वारा। इसको समझना भाई, समझने की कोशिश करना। इमर्सन एवं उनके साथियों ने विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की PS की दर नापी। अलग अलग जो तरंग दैर्घ्य है उसके अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की दर का मापन किया। इमर्सन एवं उनके साथियों ने विभिन्न तरंग दैर्घ्यों में प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन किया। तो उनके द्वारा क्या परिणाम प्राप्त हुए? पहला परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए 680 नैनोमीटर से, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्घ्य का, 680 नैनोमीटर से कहने का मतलब है उच्च तरंग दैर्घ्य का, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी केवल कौन सा प्रकाश लिया जाए? लाल प्रकाश लिया जाए। एक वर्णी
लाल प्रकाश, देखो अपन ने लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 660 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर पढ़ी, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का केवल कैसा लाल प्रकाश लिया जाए, केवल कैसा प्रकाश लिया जाए, लाल प्रकाश लिया जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर है पीएस की दर घट जाती है। पीएस की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी दोबारा से समझो, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी लाल प्रकाश लिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घट जाती है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घटी, उसका क्षेत्र कौन सा है, वो कौन से तरंग दैर्घ्य, कौन से रंग का प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश। यानी यह जो कमी है प्रकाश के, यानी जो कमी हुई है वो प्रकाश के लाल क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित हुई, लाल क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि लाल का कितना है 660 से 780 के बीच था, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा था 660 से 780 नैनोमीटर, यानी 680 से ऊपर का प्रकाश ले रहे हैं, वहां पे केवल लाल प्रकाश है। तो ये कमी कौन से क्षेत्र से संबंधित है, प्रकाश के लाल क्षेत्र से संबंधित है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की दर में जो कमी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं, लाल पतन कह रहे हैं, रेड ड्रॉप। दोबारा से समझ लो, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का केवल लाल प्रकाश काम में लिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घट जाती है, और जो ये घटने का जो काम है वो प्रकाश के लाल क्षेत्र में हुआ। प्रकाश संश्लेषण की जो दर घटी वो कहाँ पे घटी, लाल क्षेत्र में घटी, इसलिए इसे रेड ड्रॉप या लाल पतन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात आती है इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव। इमर्सन वृद्धिकरण, इमर्सन वृद्धिकरण क्या है। अब यहां पे लाल पतन में तो उन्होंने केवल कैसा एक रंग का प्रकाश लिया, अब वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश ले रहे हैं। हाँ देखो, इमर्सन एवं उनके साथ क्या किया, उच्च तरंग दैर्घ्य के साथ, उच्च तरंग दैर्घ्य के साथ निम्न तरंग दैर्घ्य का भी प्रकाश लिया। उच्च तरंग दैर्घ्य के साथ निम्न तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विकिरणों का उपयोग एक साथ किया, जो उच्च का और निम्न का एक साथ किया है। पहले तो अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने केवल एक रंग का प्रकाश लिया, अब इन्होंने उच्च तरंग दैर्घ्य का भी लिया और निम्न तरंग दैर्घ्य का भी, दो प्रकाश अलग अलग लिए और इनके द्वारा पाया कि, अब पहले तो उन्होंने अलग अलग करके देखा था, अलग अलग, भाई इसके अंदर जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर जो आ रही है और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर जो आ रही है, उन दोनों का योग कर लो। जितना प्रकाश संश्लेषण का योग हो रहा है ना, मान लो जैसे इसका उच्च तरंग दैर्घ्य 5 है, इसकी 2 है, 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे इस योग से भी अधिक योग आता है। कहने का मतलब इमर्सन एवं उनके साथियों ने उच्च तरंग दैर्घ्य के साथ साथ जब निम्न तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भी साथ में लिया, यानी उच्च और निम्न अलग अलग की बजाय एक साथ दोनों तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश लिए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो दोनों तरंग दैर्घ्यों, प्रकाश संश्लेषण की दर है दोनों तरंग दैर्घ्यों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग, प्राप्त दोनों तरंग दैर्घ्यों में प्राप्त अलग अलग, इसकी 5 आई मान लो, इसकी 2 आई, हो गई 7, अलग अलग तरंग दैर्घ्यों
के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। मान लो ये 8 या 8 से ज्यादा, जैसे 10 ऐसे प्रति मिनट हो रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि ये वृद्धि हो गई, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। यानी अलग अलग की बजाय जब हम उच्च और निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक साथ काम में लें तो जो अलग अलग जो दर आ रही थी उस दर के योग से भी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ जाती है। इस जो प्रकाश संश्लेषण की दर में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव कहा जाता है। लाल पतन में तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट रही है। लाल प्रकाश के अंदर 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय लाल प्रकाश लें तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। और जब इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव क्या है, जब उच्च और निम्न तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं एक साथ काम में ली जाएं तो उच्च व निम्न के अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है उनका योग किया जाए तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़कर आती है। इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इमर्शन वृद्धि कहते हैं। अब ये दोनों के दोनों प्रमाणों के आधार पे रेड ड्रॉप और इमर्शन वृद्धिकरण के जो दो आए हमारे पास, इन दोनों तथ्यों के आधार पे यह निष्कर्ष निकाला कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम कितने 2 वर्णक समूह होते हैं। कम से कम कितने 2 वर्णक समूह होते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई 2 वर्णक समूह है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर 2 वर्णक समूह होते हैं। कम से कम कितने वर्णक समूह होते हैं, 2 वर्णक समूह होते हैं। अर्थात एक तो जो उच्च तरंग दैर्ध्य में, एक तो जो काम किस में करता है, उच्च तरंग दैर्ध्य में काम करता है, दूसरा वो जो निम्न तरंग दैर्ध्य में काम करता है। कम से कम कितने क्या है वर्णक समूह है, 2 वर्णक समूह। एक तो क्या है जो उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है और दूसरा जो निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन वर्णक समूहों को ही PS फर्स्ट व PS सेकंड कहा जाता है। PS फर्स्ट व PS सेकंड कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इन दोनों भाई दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। भाई उच्च से भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, निम्न से भी, तभी तो ये बढ़ के आया। अलग अलग में तो क्या हुआ, केवल उच्च दिया तो उच्च वाला वर्णक समूह काम में आया, निम्न दिया तो निम्न वाला वर्णक समूह काम में आया। लेकिन दोनों को जब एक साथ दिया तो दोनों समूह एक साथ काम किए, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ गई। तो इन दोनों जो तथ्य, इनसे क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कम से कम 2 वर्णक समूह होते हैं। एक वर्णक समूह जो उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है और दूसरा जो निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है। इन्हें ही, ये तो उच्च के लिए हो गया और ये निम्न के लिए हो गया, इनको PS फर्स्ट व PS सेकंड कहते हैं। हाँ जी, प्रत्येक PS में, किसमें, प्रत्येक PS में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक PS के अंदर 300 से 400 वर्णक अणु होते हैं तथा प्रत्येक PS का एक अभिक्रिया केंद्र होता है। प्रत्येक PS का क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है। अभिक्रिया केंद्र होता है। प्रत्येक PS में 300 से 400 वर्णक के अणु पाए जाते हैं। वर्णक के क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक PS का क्या होता है, एक अभिक्रिया केंद्र होता है। अभिक्रिया केंद्र होता है जिसके चारों ओर सहायक वर्णक पाए जाते हैं। इस केंद्र के
चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चारों ओर क्या पाए जाते हैं भाई, सहायक वर्णक पाए जाते हैं, सहायक वर्णक पाए जाते हैं। सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके किसको देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके किसको देते हैं, अभिक्रिया के केंद्र को प्रदान करते हैं। इन सहायक वर्णकों को ही क्या कहा जाता है, एंटीना अणु कहा जाता है। कई बार पूछता है एंटीना अणु क्या है, तो आप क्या कहोगे भाई, पीएस के अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर सहायक वर्णक पाए जाते हैं। सहायक वर्णक हैं वे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अभिक्रिया केंद्र को प्रदान करते हैं। इन्हीं सहायक वर्णकों को एंटीना अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीना अणु कहा जाता है। अब ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।